सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। हमेशा की भांति एक बार पुनः हम लेकर उपस्थित हो चुके हैं आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश बेहद खास होने वाला है। सम्मानित साथियों, आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश को अंत तक जरूर वॉच कीजिएगा, ये हमारा आपसे निवेदन है। यदि आपने हमारे यूट्यूब चैनल आवाज़ का ऑफिशियल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब जरूर कर लें इस। और साथ ही साथ यदि आपको पूरा डॉक्टर अंबेडकर संदेश सुनने के बाद, बाबा साहब का हूबहू भाषण सुनने के बाद यदि लगे कि इसे जन जन तक पहुंचना चाहिए, जन जागरण के लिए, तो आपसे ही हम निवेदन करेंगे कि इस वीडियो को जन जन तक पहुंचाने के लिए शेयर जरूर कीजिएगा। अब आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश का विषय हम आपको बता दें, ऐसा भेदभाव अधःपतन की ओर ले जाएगा। आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश का यही विषय है और इसी विषय को लेकर आज केंद्रित रहने वाला है बाबा साहब का स्पीच। आखिर वो कौन सा भेदभाव की बात बाबा साहब करते हैं, आखिर कौन सा भेदभाव अधोपतन की ओर ले जाएगा समाज को। आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश प्रसारित कर रहे हैं स्थान बुद्ध बोधिसत्व अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर BBAIC सारनाथ वाराणसी राज्य उत्तर प्रदेश देश भारत के सौजन्य से। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 39 पेज नंबर 312 से 315 तक आप स्वयं भी अवलोकन कर सकते हैं। 7 दिसंबर 1940 का ये भाषण लेकर हम उपस्थित हो चुके हैं। सम्मानित साथियों, हर डॉक्टर अंबेडकर संदेश के अंत में पूछते हैं हम कुछ प्रश्न, उनमें से किसी एक प्रश्न का जवाब देना अनिवार्य होता है। आप वीडियो को अंत तक वॉच करेंगे तभी उन प्रश्नों का जवाब दे पाएंगे। कई सम्मानित साथियों के बीच बीच में सुझाव भी मिलते रहते हैं। इसी क्रम में लगातार जो सुझाव मिलते हैं उनको हम कई बार आपको बताते हैं, कई बार नहीं, लेकिन हम फॉलो करने की कोशिश करते हैं, आपके सुझावों पर अमल करने की कोशिश करते हैं। जितने भी हमारे ऑडियंस हैं इस यूट्यूब चैनल के जो लगातार वॉच कर रहे हैं, उनके सुझाव जैसे ही मिलते हैं हम गंभीरतापूर्वक विचार करते हैं और अमल करते हैं। तो आप महसूस करेंगे कि किस तरह से हम अमल कर रहे हैं। जो सुझाव आपने दिया उस पर हम अमल कर रहे हैं, आप स्वयं भी महसूस करेंगे। यदि आपने सुझाव दिया है पूर्व में तो हमने ज़रूर अमल किया होगा और ये आप स्वयं भी महसूस कर रहे होंगे। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश अब बिना किसी बीच में एक भी शब्द इधर उधर का नहीं रहेगा, बल्कि सीधे हम बाबा साहब के शब्दों में ही लेकर बाबा साहब का स्पीच उपस्थित होंगे। 7 दिसंबर 1940 को बाबा साहब की एक सभा होती है। सभा में 3-4 हज़ार लोगों का जन समुदाय उपस्थित होता है और इस जन समुदाय को बाबा साहब संबोधित करने से पहले जैसे ही बाबा साहब कार्यक्रम स्थल पहुँचते हैं, बाबा साहब के आगमन पर तालियों की गड़गड़ाहट के बीच जोरदार नारे लगते हैं। वो नारे कौन से उस समय लगाए जाया करते थे जानना बेहद ज़रूरी है। अंबेडकर कौन है, तो दूसरे नारे का जो जवाब है दलितों का राजा है। अंबेडकर जिंदाबाद दूसरा नारा जब आता था इसके अपोजिट, तो थोड़े दिनों में भीमराज, यानी कि उस समय हमारा समाज ये आशा लगाए बैठा था बाबा साहब से कि ठीक जल्द ही हम बाबा साहब के नेतृत्व में शासन सत्ता भी संभालेंगे इस देश के अंदर, प्रदेश के अंदर। लेकिन सम्मानित साथियों, उस समय ऐसा नहीं हो पाया। बहुत सारी चीज़ें हैं जो उस समय नहीं हो पाया। और क्या कुछ होता है इस अवसर पर, मोहिते मास्टर, उपशाम मास्टर, बहुत सारे नाम यहाँ पर लिखे हैं जो आपके सामने हैं। सभा में बेहतरीन प्रबंध रखने का कार्य किया, आप सभी लोग उपस्थित थे और सभा की शुरुआत में बाबा साहब को अध्यक्षता यहाँ पर दिया गया। अध्यक्ष का स्थान बाबा साहब ने स्वीकार किया और जब बाबा साहब से कहा कि इस अवसर पर मार्गदर्शन, समाज का मार्गदर्शन करने की कृपा करें, तो बाबा साहब ने अपने भाषण में क्या कुछ कहा अब हम सीधे लेकर उपस्थित हो चुके हैं। बाबा साहब ने कहा कि आज यहाँ सभा का आयोजन कर आपने मुझे आमंत्रित किया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। वैसे मैं कभी किसी को धन्यवाद नहीं देता हूँ, फिर आपको ही मैं धन्यवाद क्यों दे रहा हूँ। ये जानना आपके लिए भी दिलचस्प है कि बाबा साहब जो धन्यवाद कहीं नहीं देते हैं तो आज क्यों धन्यवाद दे रहे हैं। तो बाबा साहब कहते हैं, स्वयं कहते हैं कि क्योंकि पिछले 10-12 सालों से मैंने आपने सामाजिक कार्य में हिस्सा नहीं लिया। यानी कि आज जहाँ सभा हो रही है वहाँ के लोगों ने 10-12 साल से सामाजिक कार्य में हिस्सा नहीं लिया। मुझे शक होने लगा था कि यहाँ के लोग सो तो नहीं गए हैं, वे करते क्या हैं। आदि बातों का मुझे बिल्कुल पता नहीं था। अब आपने ये सभा बुलाकर समाज कार्य के बारे में अपनी जिज्ञासा प्रकट की है, इसलिए मेरा आपको धन्यवाद देना योग्य ही है।
महार के आंदोलन के बाद से कुछ लोग कोंकणी लोगों के बारे में बोलने लगे, जिन्होंने ये कहा उनके नाम यहाँ बताने की ज़रूरत नहीं है, मेरी ही तरह आपको भी उनके नाम पता होंगे। उन लोगों में से किसी ने सार्वजनिक आंदोलनों में हिस्सा लिया है ऐसा मेरी मनोदेवता नहीं कहती है, मुझे नहीं बता रही है। ऐसे ही लोगों ने खुलेआम कोंकणस्थ और देशस्थ का विवाद खड़ा किया है। इस भेदभाव के कारण समाज का कल्याण होना तो दूर की बात है, नुकसान तुरंत हो जाएगा। ये भेदभाव निर्माण करने वालों ने इधर 10-12 सालों में कुछ सामाजिक हित का काम किया होता तो मुझे खुशी ही होती। कुछ बोर्डिंग ही खोल लेते, कुछ गरीब छात्रों को वजीफे दिलवाते, तब भी मुझे बहुत खुशी होती, बड़ी खुशी होती। लेकिन ऐसे समाज उपयोगी कोई काम किए बगैर वे बस भेद नीति निर्माण कर रहे हैं, मुझे बेहद कट शब्दों में बताना पड़ रहा है। यहाँ इकट्ठा हुए लोगों को एक शुभ संदेश देने को मेरा मन कर रहा है, वह ये कि आप देशस्थ, कोंकणस्थ, कर्नाटकी या बायदेशी जैसा भेदभाव करेंगे तो आपका अधपतन हुए बगैर नहीं रहेगा। इतने समय एक हमारी अधोगति हुई है, उसे अब और नहीं होने देना चाहिए। समाज में भेदभाव फैलाने वालों को आप बिल्कुल आसरा ना दें, उसके लिए मुझे कड़े उपाय बनाने पड़ेंगे। यह पहचान कर ही शायद आप लोगों ने आपसी मतभेदों को भुलाकर इस अपूर्व सभा का आयोजन किया है, इसलिए आपके प्रति आभार प्रकट करना योग्य ही है। आज बाबा साहब ने यहाँ पे धन्यवाद दिया है, वो धन्यवाद क्यों दिया ये स्पष्ट हो चुका है। अब आगे बाबा साहब कहते हैं कि जो हो भाइयों, इमारत के बारे में मुझसे पहले बोले 2 वक्ताओं ने आपको जानकारी दी है। इससे पूर्व मैंने भी इमारत के बारे में 2-3 जगह भाषण दे चुका हूँ। आप अगर जनता पढ़ते होंगे, जनता पत्रिका का नाम है, तो आपको भी इस बात का पता चला होगा। मुझसे पहले बोलने वाले वक्ताओं ने जो बताया उससे लगता नहीं कि उन्होंने मेरी मंशा को जाना है। इमारत के बारे में पता होना जरूरी है। यह इमारत देश की तरफ चौपाल बनती है, वैसे नहीं बनानी है। देश की तरफ सह्याद्री के पूर्व का इलाका, उसको वाली चौपाल में काम धंधा करने वाले बेकार महान लोग लोट लगाते रहते हैं। ऐसी इमारत बनाने का मेरा कोई इरादा नहीं है। मुंबई में दगड़चाल में एक भगवान शिव का एक मंदिर था। वहाँ कई साधु चरस, गांजा आदि पीकर मठ में गप्पे हाँकते हुए बैठे रहते थे। वहाँ हिंदू मुसलमान दोनों रहा करते थे। वे सब एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते पहचानते थे। एक दिन किसी ने मंदिर की शंकर की पिंडी फोड़ दी, तब मुसलमानों पर शक जाना स्वाभाविक था। लेकिन पूछताछ में पता चला कि मूर्ति मंदिर में बैठने वाले साधुओं ने तोड़ी थी, मुसलमानों ने नहीं तोड़ी थी। भाइयों, मैं जो इमारत बनाना चाहता हूँ वह बेकार महारों के दिन रात सोने के लिए नहीं होगी। इमारत के बनाने के बारे में अलग उद्देश्य है। इस उद्देश्य को अगर जानना हो तो एक और विषय के बारे में जानकारी लेना आवश्यक है। हम अस्पृश्य दरिद्रता के गर्क में फंसे हैं। हमारे पास पैसा नहीं है, मेहनत किए बगैर हमें रोटी नहीं मिलती, लेकिन हमारे पास संगठन का बड़ा बल है। उसी के सहारे हमें प्रतिपक्ष से मुकाबला करना है। हमें जो भी राजनीतिक अधिकार मिले हैं उन्हें हमसे छीनने के लिए कांग्रेस भी तैयार है। कांग्रेस ने बड़े बड़े लोगों को बलहीन बना दिया है, हरा दिया है। किसी ज़माने में गैर ब्राह्मण बलाढ्य था। उनका सत्यशोधक समाज काफ़ी तेज़ी से काम कर रहा था। गणपति महोत्सव के समय ब्राह्मणों का गणपति अलग, मराठों का गणपति अलग होता था। उस वक्त मराठों ने महारों को चिढ़ाने के लिए एक शब्द भी प्रयोग किया था। ब्राह्मणों को वे कहा करते थे, लेकिन जो गैर ब्राह्मणों को गालियाँ देते थे उनका आज क्या हाल है। राजमाने बोले ने अपनी पूरी ज़िंदगी ब्राह्मणों को गालियाँ देने में बिताई है, लेकिन आज वही बोले बैरिस्टर सावरकर की हर बात झेलने के लिए तैयार खड़े रहते हैं। वही बात पुणे के जेधे की भी है। अब भी पुणे के एक ब्राह्मण के हाथ का खिलौना बन गए हैं। गैर ब्राह्मणों का पक्ष जब इतना बलवान था, तब फिर वह कांग्रेस के आगे क्यों लोट लगा रहा है? इसका कारण एक ही है, क्योंकि उनमें एका नहीं है, सब बिखरे हुए हैं। हमारा हाल उनके जैसा नहीं है। हमें जो भी मिला है उसका हम अपनी जात के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, और वे भी बिना किसी के गुलाम बने। आजकल की राजनीति मुफ्त में नहीं की जा सकती। कांग्रेस की राजनीति खेलने के लिए गांधी ने 1 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। पिछले इलेक्शन में मुझे हटाने के लिए कांग्रेस ने एड़ी चोटी का पसीना एक कर दिया था। कोई भी और अगर चुनाव जीतता तो उन्हें पता चल जाता, लेकिन मुझे बेच जीतने नहीं देना चाहते थे। इसलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस काम पर 35,000 रुपये खर्च किए।
लेकिन हमारे समाज की एकता के कारण मैं दूसरे स्थान पे चुनाव जीता। पारसी महिलाएं अगर अपने वोट डॉक्टर गिल्डर को नहीं देती तो मैं पहले नंबर से चुनाव जीत जाता। इसीलिए समय समय पर होने वाले चुनाव जीतने के लिए पैसा ना होने के कारण हमारी हालत पतली होने की संभावना है। वैसा ना हो इसलिए हमें ये इमारत बनानी है। इस इमारत से हमें हर साल 5-6 हज़ार रुपयों का किराया मिल सकता है। पूर्व के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में भी हमने इसे विस्तार से आपको बताया है। बाबा साहब ने अंबेडकर संदेश 319 में आप देख सकते हैं किस तरह से 5,000 रुपये का मोटा मोटी एक आइडिया बताया था और वो हमने आपको बताया था। इसी प्रकार गांव-गांव में हमारे लोगों को स्पर्श लोगों से परेशानियां झेलनी पड़ती रहती हैं। कई लोग मुझसे अपने अनुभव बताते रहते हैं, लेकिन मैं क्या कर सकता हूं? कुछ करना हो तो पैसों की आवश्यकता होती है। वकील लोग पैसों के बगैर कैसे काम करेंगे? इसलिए मुझे लोगों की बड़ी मिन्नतों से समझाना पड़ता है कि मैं आपके लिए ज़्यादा कुछ नहीं कर पाऊंगा। ये बात कहते हुए मुझे बड़ी तकलीफ़ होती है। ये बड़े शर्म की बात है। इसीलिए इस इमारत से होने वाली आय से हम अपने लोगों के दुख कुछ हद तक ही सही कम तो कर ही सकते हैं। इस इमारत फंड में पैसा देने के लिए हमारे पास अमीर लोग नहीं हैं। इसीलिए जिस प्रकार बूंद बूंद से हौज भरता, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, उसी प्रकार सबको थोड़े थोड़े पैसे देकर इस इमारत फंड को पूरा करना होगा। ये मेरे या किसी और के स्वार्थ का मामला नहीं है। ये इमारत यानी सभी लोगों की पूंजी है। यही आस्था मन में पालते हुए हमें मदद करनी होगी। जिन लोगों की तनख्वाह 25 रुपये तक है उनके लिए मैंने 2 रुपये चंदा तय किया है। जिनकी तनख्वाह इससे अधिक है वे सींग तुड़ाकर बछड़ों में शामिल होने वाली गाय की तरह न बने। वे सब अपनी 1 महीने की तनख्वाह किस्तों में इस काम के लिए दें। जिंदगी भर पैसा कमाकर आप अपने रिश्तेदारों को पालेंगे, साहूकार का कर्जा चुकाएंगे, गहने बनवाएंगे, लेकिन इस सामाजिक ऋण को भी आपको चुकाना है। इस काम में आप आगे पीछे न सोचें, जी चुराने की कोशिश न करें। मैं आपसे सीधे शब्दों में विनती करता हूँ, उससे अगर कुछ फ़ायदा नहीं हुआ तो कड़े उपाय भी करने से मैं हिचकिचाऊँगा नहीं। वह उपाय क्या होगा? वह होगा जात से बहिष्कार। बुरा काम करने वाले को हम जिस प्रकार बहिष्कृत करते हैं उसी प्रकार इस कार्य में मदद नहीं देने वाले को भी बहिष्कृत करना गलत होगा, ऐसा मुझे नहीं लगता। इतना कहकर तथा आप सब इस काम में मदद दें, यह एक बार फिर कहकर निवेदन करके मैं अपना भाषण पूरा करता हूं। आज का पहला प्रश्न है, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संघीय शक्ति का वर्णन क्यों किया है? क्या वर्तमान में अनुपालन हो रहा है? दूसरा प्रश्न है, डॉक्टर बाबा साहब ने सींग तुड़ाकर बछड़ों में शामिल होने वाली गाय की तरह न बने ये उदाहरण किस संदर्भ में दिया है? इन दोनों प्रश्नों में से किसी एक का जवाब देना बेहद जरूरी है। आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में आपने देखा बाबा साहब इमारत फंड पर इस समय लगातार फोकस कर रहे हैं। जितनी भी मीटिंग सेमिनार हो रही है, इमारत बनाना बाबा साहब के एक यूँ कहें कि बहुत अधूरी इच्छा रह गई। सम्मानित साथियों, हम आपको बता दें, उसी अधूरी इच्छा को पूरा करने के लिए सारनाथ वाराणसी राज्य उत्तर प्रदेश देश भारत में आवाज का BBS3 आईडासा के द्वारा ये इमारत बनाई जा रही है। वैचारिकी सेंटर निर्माणाधीन है और जल्द ही ये बनकर तैयार हो। इसके लिए दिए गए अकाउंट नंबर पर आप भी अपना अमूल्य योगदान कर सकते हैं। अपना अमूल्य योगदान जब कीजिएगा सम्मानित साथियों, तो इसी YouTube चैनल के कमेंट सेक्शन में अपना पूरा विवरण आप जरूर लिखिएगा। आप अपना डिटेल जब लिख देंगे तो वो डिटेल हम सीधे संगठन के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष तक पहुंचा देंगे और वो आपका पूरा विवरण नोट कर लेंगे। आने वाले समय में जब इमारत बनकर तैयार होगी तो आपका शिलालेख पे नाम देखने को मिलेगा। ये बहुत ही ऑथेंटिक चैनल आवाज़ का ऑफिशियल अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन आवाज़ का नई दिल्ली का है और हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि हर एक बात पारदर्शिता के साथ यहाँ पर हम बताने की कोशिश आपको करते हैं। डॉक्टर अंबेडकर संदेश लाने का मकसद ये है कि समाज हमारा जन जागरूक हो, हमारा पूरा समाज जागरूक बने। बाबा साहब के प्रति बाबा साहब ने जो कुछ भी कहा है वो हमारे समाज को जानकारी होनी चाहिए। ये जानकारी कैसे होगी? हर हाथ में मोबाइल है लेकिन किताबें नहीं हैं। इसलिए जब हर हाथ में मोबाइल है तो ऐसे में हर हाथ में मोबाइल के सहारे हम बाबा साहब के विचारों को घर घर पहुंचाना चाहते हैं। क्या आप हमारा सहयोग देने के लिए तैयार हैं? यदि हाँ तो वीडियो को जन जन तक पहुंचाने के लिए शेयर जरूर कीजिएगा। कई साथी कमेंट सेक्शन में भी लिखते हैं कि मैंने 5 ग्रुप पर वीडियो को शेयर किया है। मैं आप सभी का बहुत तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। कई साथी नियमित
यूट्यूब सेक्शन में, कमेंट सेक्शन में अपना जवाब दें, लिखें ना लिखें, लेकिन वीडियो को जन जन तक पहुंचाने के लिए शेयर जरूर करते हैं। तो हम सभी का नाम लेना मुश्किल होगा, क्योंकि कई नाम छूट जाएंगे तो उनको नाराज़गी होगी। इसलिए आप सभी के प्रति हम धन्यवाद ज्ञापित करते हुए, अपना आभार व्यक्त करते हुए कि आप सभी लोग डॉक्टर अंबेडकर संदेश को जन जन तक पहुंचाने के लिए इसी तरह से नियमित प्रयास करते रहें। इसी निवेदन के साथ अब हम आपको बता दें, आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश हम लेकर आए थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष आवाज का नई दिल्ली की प्रेरणा में, और साथ ही साथ संकलनकर्ता के रूप में परम आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी, प्रांतीय कोषाध्यक्ष आवाज का बिहार। प्रस्तुतकर्ता के रूप में मैं स्वयं सर्वजीत आर्य, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी, IT सेल आवाज का नई दिल्ली। पुनः मिलेंगे नए डॉक्टर अंबेडकर संदेश में, तब तक दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम।